Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope you all are doing well. So today's video is about organizational behavior. Organizational behavior क्या है आज की वीडियो में हम जानेंगे. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है. ये वो बिहेवियर है जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंडिविजुअल है वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेव कर रहा है या फ्यूचर में वो किस तरह का बिहेवियर करेगा, उसके बारे में हम जो भी स्टडी करते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ओबी जो है, ओबी का मतलब भी होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन और बी का मतलब होता है बिहेवियर. सबसे पहली स्लाइड पर आ जाते हैं. पीपल आर ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स. कि जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट होते हैं. कि लोगों के बगैर तो ऑर्गेनाइजेशन बन ही नहीं सकती है. तो अगर हम देखें कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है तो वो लोग हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक बिल्डिंग बना ली है, ऑर्गेनाइजेशन बना ली है जो कि बिल्डिंग है, लेकिन अगर उसमें लोग ही नहीं हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर सकती है. और अगर हम इससे एक स्टेप और पीछे जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, वो भी लोगों के बगैर नहीं बन सकती है. तो लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और अगर हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, वहाँ पे काम करने वाले लोग नहीं हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं है. तो सबसे पहली जो बात है इसमें वो ये है कि लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. अब हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है. व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन? Organizations are simply groups with two or more people that share a certain set of goals and meet at regular times. Organizations जो होती हैं वो simply groups होते हैं और वो ग्रुप दो या दो से ज़्यादा लोगों से मिलकर बने होते हैं जो कि जिनके certain set of goals होते हैं और वो फिर रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे से मिलते हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए. अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड है बिहेवियर. बिहेवियर क्या होता है? वैसे जो बिहेवियर हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर करते हैं वो बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी ओबी के अंदर काउंट नहीं होता. तो जो बिहेवियर हम इसमें पढ़ेंगे वो वाला बिहेवियर है जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम कर रहे होते हैं, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल कर रहा होता है. दिस बिहेवियर अकर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस. हमने एक दफ़ा पहले भी पढ़ा है, अब और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है. An organization is a collection of people who work together, achieve individual and organizational goal. अच्छा, पहले तो हमने ये पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है. ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप से मिलकर बनती है. वो ग्रुप्स लोगों से, डिफरेंट इंडिविजुअल से मिलकर बनते हैं और उनका काम क्या होता है कि उनको कोई भी स्पेसिफिक गोल्स अचीव करने होते हैं, इसलिए वो बनते हैं ग्रुप्स और फिर वो आगे ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं. अच्छा जी, अब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वही बात सेम कि कलेक्शन ऑफ पीपल है जो कि इकट्ठे मिलकर काम करते हैं. उनको काम वो इकट्ठे मिलकर क्यों करते हैं? क्योंकि उनको इंडिविजुअल लेवल पर भी और ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो लेवल पर भी जाके गोल अचीव करने होते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल लेवल पर किस तरह से हम कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल है, उसको कोई भी असाइनमेंट मिली है उसकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या कोई भी टास्क मिला है और उसने उस टास्क को पूरा करना है. तो वो जब वो टास्क पूरा करेगा तो उसका एक तो इंडिविजुअल गोल वो पूरा होगा कि वो टास्क उसको मिला था और उसने वो पूरा किया, और ओवरऑल उसकी उस टास्क पूरा करने की वजह से या अच्छा काम करने की वजह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी हेल्प हो जाएगी गोल अचीव करने में, या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर फ़ायदा होगा. तो ये दोनों तरह से होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअली भी होता है, ग्रुप लेवल पर भी होता है और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी होता है. लेकिन जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो या ग्रुप लेवल पर हो, एट द एंड उसका जो फ़ायदा है वो ऑर्गेनाइजेशन को ही होता है. इंडिविजुअल को भी होता है कि फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल को कोई टास्क मिला है और उसने वो टास्क पूरा किया तो उसको उसके बदले में कोई उसकी पे ज़्यादा हो जाएगी, या फिर उसको जॉब जो है वो उसको सिक्योर कर दिया जाएगा, या उसको और बेहतर जो है वो उसको किसी टूर पर भेज दिया जाएगा. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसको इनाम मिल सकता है. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब कि ओबी जो है इज स्टडी ऑफ फैक्टर्स दैट इफेक्ट हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज देयर इन्वायरमेंट्स. कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओबी है, हम इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं
करते हैं उन फैक्टर्स की जो कि इफ़ेक्ट करते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एक्ट कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से उनके एक्ट्स को मैनेज कर रही है और अपने इन्वायरमेंट को। फॉर एग्जांपल के हम देखते हैं इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट हो जाते हैं कि एक इंडिविजुअल किस तरह से एक्ट कर रहा है वो हम देखेंगे, ग्रुप में वो किस तरह से एक्ट कर रहा है वो देखेंगे, ग्रुप्स के साथ किस तरह से एक्ट कर रहे हैं वो देखेंगे, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट कैसा है वो देखेंगे, और फिर ग्रुप इंडिविजुअल और ग्रुप्स का आपस में ताल्लुक, वो सारा कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कैसे कर रही है। तो इसमें इन सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। अब अगर हम इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि ये स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, एटीट्यूड्स है एंड परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशन के वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ ओबी के ओबी की वैल्यू क्या है। वैल्यू ऑफ ओबी इस तरह से है कि ये क्या करती है कि हेल्प्स पीपल अटेन द कॉम्पिटेंसीज नीडेड टू बिकम इफेक्टिव एम्प्लॉयज़, टीम लीडर्स, मैनेजर्स और मेंबर्स। के जो ओबी है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, इफ़ेक्टिव एम्प्लॉय बनने में। अब इफ़ेक्टिव एम्प्लॉय बनने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होगी, कॉम्पिटेंसीज़। कि जो कॉम्पिटेंसीज़ आपको इफ़ेक्टिव एम्प्लॉय बनने के लिए ज़रूरी हैं उनको हासिल करने में ये आपकी हेल्प करेगी। तो उसकी वजह से आप एक अच्छा जो है वो आप अच्छे मैनेजर या अच्छे एम्प्लॉय या फिर अच्छे टीम मेंबर बन सकते हैं। अब कॉम्पिटेंसीज़ को अगर हम इजी वर्डिंग में बोलें तो क्या होता है कि हमारे इंटर रिलेटेड सेट ऑफ एबिलिटीज़ हैं, बिहेवियर्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, नॉलेज है, और इसके अलावा जो है वो प्रोफेशनली उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वो हासिल करना। अब मैं आपको इसको और इजी वर्डिंग में बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी को एज आ ऑर्गेनाइजेशन लें और उसमें एक टीचर है, एक एम्प्लॉय है, प्रोफेसर को आप या किसी टीचर को आप एज अ एम्प्लॉय कंसीडर करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे फॉर एग्जांपल कि एक टीचर है, उन्होंने उसको हायर कर लिया है। अब उसका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसे चेक किया जाएगा, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि जिस सब्जेक्ट के लिए हमने इनको सेलेक्ट किया है क्या ये उस सब्जेक्ट में इनका मास्टर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल एक साइकोलॉजी का टीचर है तो वो साइकोलॉजी में उसका मास्टर होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि वो एमए इंग्लिश करके आया है और वो साइकोलॉजी पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। उसको उसी चीज़ में मास्टर करना है जिसके लिए उसको चूज़ किया गया, उसका मास्टर होना ज़रूरी है उस सब्जेक्ट में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गई, एक ये रिक्वायरमेंट भी है और उसकी कॉम्पिटेंसी में भी ऐड होगी। इसके अलावा कि वो किस तरह से स्टूडेंट के साथ जो है वो कनेक्शन बनाता है, किस तरह से उनको समझाता है। इसके अलावा बाकी टीचर्स के साथ उसका किस तरह का रवैया है, ओवरऑल इन्वायरमेंट को, क्लास के इन्वायरमेंट को किस तरह से संभालता है। इसके अलावा बाकी टीचर्स के साथ उसका क्या रिलेशन है, बाकी वर्कर्स के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, उसका अपना बिहेवियर कैसा है, उसको अपना जो है वो कितनी कमांड हासिल है अपने सब्जेक्ट पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी कॉम्पिटेंसीज में आएंगी। उसका एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है, उसमें कितनी एबिलिटी है, उसको कितना नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके पोजीशन की डिमांड भी हैं जो उसको पूरी करनी है। तो जो ओबी है उससे हमें एक तो ये पता चलता है कि एक इंडिविजुअल में या किसी भी एम्प्लॉय में कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसको उसमें कौन सी चीज़ें नहीं हैं जो उसको अपने अंदर पैदा करनी है। ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी कि ओबी। अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे भी इसी के बारे में है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, ये अभी तक कंटिन्यू है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द वर्क प्लेस, द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड द ऑर्गेनाइजेशन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा, एक तो हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी ओबी इसलिए भी यूज़ करते हैं कि हमें पता चल जाए कि एक बंदे का बिहेवियर क्या है और उसमें कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं, वो अपनी पोस्ट से रिलेटेड उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है या नहीं। दूसरा ये भी कि फ्यूचर में वो किस तरह से बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल
हम एक टीचर की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक टीचर रख लिया है, ऑर्गेनाइजेशन वालों ने एक टीचर को हायर कर लिया है, लेकिन अब उनको ये तो पता है कि इसमें ये मास्टर का इसने मास्टर किया हुआ है साइकोलॉजी में, ये स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से मैनेज कर लेगा और ये पढ़ा लेगा, लेकिन उनको अब वो जब उसका टेस्ट लेंगे या जब उसका इंटरव्यू लेंगे तो वो उस टाइम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में ये टीचर क्लास को किस तरह से लेकर चलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है यानी कि ओबी जो है वो इसलिए भी यूज़ किया जाता है ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें ह्यूमन बिहेवियर को। इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कोई भी बाकी जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ़ोन बनाने वाली कंपनी है या फिर कोक बनाने वाली कंपनी है, कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जितने भी वर्कर्स होते हैं पहले तो उनमें उनकी एबिलिटीज़ चेक की जाती है और उसके बिहाफ पर बाद में ये भी प्रेडिक्ट किया जाता है कि फ्यूचर में इनका जो है वो बिहेवियर कैसा होगा। अब हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं ओबी की। वो क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द वर्क प्लेस, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद एन organization for the purpose of applying such knowledge toward investigation of effectiveness, organizational effectiveness, sorry for that. Third है OB theories have widespread applications among other things. Knowing these theories can help you to अच्छा, अब जो ऑर्गेनाइजेशनल theories हैं ये बहुत ज़्यादा, इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो बाकी चीज़ों के साथ साथ जब आपको इनका पता चल जाता है तो आपको फ़ायदा क्या क्या होता है। आप फर्स्ट पॉइंट इसका है प्रमोट द वेल बींग ऑफ एम्प्लॉयज़, कि जो एम्प्लॉयज़ की वेल बींग है आप उसको प्रमोट करते हैं। इवेलुएट सॉल्यूशंस प्रपोज्ड बाय कंसल्टेंट्स एंड मैनेजर्स प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आप एक तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको जो सॉल्यूशंस आपको कंसल्टेंट्स बताते हैं आप उनको और बेहतर तरीके से जो है वो इवेलुएट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे है कि जो मैनेजर्स हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में जाके व्हाट विल हैपन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, के आगे क्या होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ये आपको पता चलता है। फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। फॉर एग्जांपल जो भी आपका पर्पस है, जो भी आपका गोल है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव करना है, तो ये उसको भी इन्फ्लुएंस करता है ओबी जो है। क्योंकि हमने सबसे पहले जो स्लाइड पे पढ़ा था वो क्या था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट कौन होता है? पीपल होते हैं। तो हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में लोगों के बिहेवियर को ही स्टडी करते हैं। तो जितना ज़्यादा हमें अपने वर्कर्स का पता होगा, जितना ज़्यादा हमें पता होगा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से काम करेंगे, उनमें क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे जो है वो फ्यूचर में आगे लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा आपको पता होंगी आपकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या आप वो अपना गोल अचीव कर सकते हैं या नहीं। अब हम पढ़ते हैं आगे इसी को, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को ही। Organizational behavior, a field of study that investigates the impact that individuals, groups, and structure have on behavior within organizations for the purpose of applying such knowledge toward improving on organization's effectiveness. के still उसी चीज़ की बात की जा रही है कि फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। इसका पर्पज़ क्या है ऑफ अप्लाइंग इस तरह के नॉलेज का, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बेहतर किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके। अब हम बात करेंगे कि हम स्टडी क्यों करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, ओबी को। सबसे फर्स्ट पॉइंट है टू लर्न अबाउट योर सेल्फ एंड हाउ टू डील विद अदर्स। पहले पॉइंट में हम ये कह रहे हैं कि हम ओबी को इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि इससे हम अपने आप के बारे में जो है वो लर्न करते हैं और हमें पता चलता है कि हमने दूसरों के साथ डील कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आप ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो चले गए हैं, आपकी जॉब हो गई या कुछ भी, तो ओबी का आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको पता चलेगा
कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप दूसरों के साथ किस तरह से डील करेंगे, आप उनके साथ जो है वो अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आप अपना काम टाइम पे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, फ्यूचर में आप किस तरह से काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। सेकंड पॉइंट है, यू आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाउ एंड विल कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। हम तब भी ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो बिहेवियर स्टडी करते हैं जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं, या फिर इसलिए भी करते रहते हैं क्योंकि हम फ्यूचर में फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होंगे। थर्ड पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टिंग इंडिविजुअल्स टू बी एबल टू वर्क इन टीम एटलीस्ट सम ऑफ द टाइम। और इसके अलावा जो है ऑर्गेनाइजेशंस की ये डिमांड है, वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से कि वो जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो टीम में वर्क कर सकें। तो उसके लिए भी आप ओबी को स्टडी करते हैं ताकि आपको पता चले कि आप इस काबिल हैं, आप टीम में काम कर सकते हैं, आप टीम के साथ जो है वो अच्छे से चल सकते हैं या नहीं। इसके अलावा सम ऑफ यू मे वांट टू बी मैनेजर। और अच्छा, इसमें ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मे बी फ्यूचर में आप में से कोई जाके मैनेजर बन रहा है, या कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोल रहा है, या कोई एम्प्लॉय बन रहा है, कोई भी आप काम कर रहे हैं फ्यूचर में जाके, तो उसके लिए भी आप स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो इसके जो टूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, वो हमें क्या फ़ायदा देते हैं, वो दो तरह से जो है वो हमें फ़ायदा देते हैं। एक तो ये कि वो लोगों को हमें समझने में हेल्प करते हैं। अब कौन से लोगों को समझने में हेल्प करते हैं? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ये है कि पीपल टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड डिस्क्राइब बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह से जो है वो पहले तो ये समझते हैं कि लोग किस तरह के हैं, उसके अलावा उनको एनालाइज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उनके बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब जो सेकंड है इस टूल का हमें फ़ायदा, वो ये हमें क्या अलाउ करता है, वो ये कि मैनेजर्स टू इम्प्रूव, इन्हेंस और चेंज वर्क बिहेवियर सो दैट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड द होल ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देयर गोल। कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करें, वर्क को इन्हेंस करें, उसको चेंज करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, और ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं और होल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करे, अपने गोल्स को अचीव कर सके। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मैनेजर्स जो हैं वो वर्क को चेंज करें, इंडिविजुअल्स के बिहेवियर में चेंज लाएं, और ताकि वो ग्रुप्स के बिहेवियर में चेंज लाएं। ओवरऑल ग्रुप किस तरह से काम कर रहा है उसको और बेहतर करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। अब हम पढ़ते हैं करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहली करैक्टरिस्टिक है वो है गोल ओरिएंटेड। अब गोल ओरिएंटेड में अगर हम देखें तो गोल ओरिएंटेड क्यों है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ओबी? क्योंकि इसका जो मेन मकसद है वो गोल को अचीव करना है, कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका कोई ना कोई गोल होता है, उसको उन्होंने अचीव करना होता है। तो ये इसलिए गोल ओरिएंटेड है। लेवल्स ऑफ एनालिसिस में जो है वो 3 चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर्स में डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी बता देती हूँ कि फर्स्ट पे हम देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, सेकंड पे हम देखते हैं ग्रुप लेवल पे, और थर्ड पे हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। आगे ह्यूमन टूल है, सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ नीड है, और टोटल सिस्टम्स है। सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ नीड में अब क्या है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, क्या आप उनकी नीड को पूरा कर रहे हो, क्या आप उनको सेटिस्फाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और आगे आ जाता है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ओबी यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, इसमें अब क्या आएगा कि ओवरऑल जो दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हो, उनके साथ अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का आपका उनके साथ लिंक है तो आप किस तरह से जो है वो उनको रिस्पॉन्स कर रहे हो। और इसके अलावा अगर आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल आपकी कोक की कंपनी है और दूसरी कंट्री की भी कोक की कंपनी है, तो आप किस तरह से उनके बराबर जा रहे हो, उनसे ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, उनके साथ अगर आपका कोई डील हुई है आप उसको किस तरह से कर रहे हो। तो ये ओवरऑल पूरी दुनिया की बात हो रही है। पहला जो पॉइंट है वो ये है इंक्रीज्ड फॉरेन असाइनमेंट्स के इसमें आप क्या करोगे अपॉर्चुनिटीज़ में कि आप फॉरेन असाइनमेंट्स इंक्रीज़ करोगे, कि दूसरी कंट्रीज से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम मिले, ताकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डिमांड बढ़े, उसकी जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़े, लोग उसको ज़्यादा पसंद करें। उसकी रीज़न ये है, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि
हम उन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। जितने ज़्यादा लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे होंगे उसमें उस चीज़ पर हमारा एतबार ज़्यादा हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सिर्फ पाकिस्तान में वो है और उसका किसी भी बाहर की कंट्री से कोई लिंक नहीं है, तो हमारी नज़र में उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी जितनी दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन की होगी जो कि बाहर की कंट्री के साथ जिसका लिंक होगा, उसकी प्रोडक्ट्स बाहर की कंट्री में भी यूज़ हो रही होंगी या उसका कोई हिस्सा जो है वो बाहर की कंट्री में होगा। तो जितनी ज़्यादा फॉरेन कंट्री के साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लेन देन होगा उतना ही ज़्यादा लोग उस ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रस्ट करेंगे और उसे पसंद करेंगे। सेकंड है वर्किंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। जितने ज़्यादा, ये भी सेम ही है जैसे फॉरेन कंट्रीज़ की बात हो रही है, ऐसे ही जितने ज़्यादा डिफरेंट कल्चर्स के लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे या जितना ज़्यादा डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लिंक होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी डिमांड होगी और उतना ही ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ पंजाब लेवल पर है, तो क्या होगा कि हम सिर्फ पंजाब के लोग उसको पसंद करेंगे और उसके साथ जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का सारा जो है वो लेन देन पंजाब के लोगों के साथ होगा। लेकिन अगर ये डिफरेंट जो है वो बाकी चारों सूबे हैं, बाकी 3 सूबों के साथ भी अगर इसका लेना देना होगा, वहाँ के लोग भी इसमें काम करते होंगे, बाकी जो सूबों के लोगों के लिए भी अगर ये प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है, तो फिर सारे कल्चर्स के लोग उसमें जो है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, सारे कल्चर के लोग उसके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और उस तरह से उसका एतमाद जो है वो लोगों में उसका बढ़ जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशंस का कि सिर्फ हम लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरा पाकिस्तान यूज़ कर रहा है और इसकी वजह से ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे। अब है कोपिंग विद एंटी कैपिटलिज्म बैकलैश। अच्छा, एंटी कैपिटलिज्म में क्या है कि कैपिटलिज्म में होता है कि फॉर एग्जांपल जो आपके बड़े अमीर लोग हैं या अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जाएं तो जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स हैं, सीईओज़ हैं या फाउंडर्स हैं, तो उनका क्या है कि अगर कोई उनके ख़िलाफ़ कुछ करता है तो उसको आपने कैसे कोप करना है, उसको किस तरह से जो है वो उनके रिएक्ट करना है या किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ये उस बारे में। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि कैपिटलिज्म में कि जो अमीर है उसको तो ज़्यादा ही फ़ायदा होगा चाहे वो काम कम करे या ज़्यादा करे, लेकिन जो गरीब होता है या जिसकी इनकम कम होती है वो काम ज़्यादा करे या कम करे उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के फाउंडर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के या सीईओज़ हैं, तो उनको अब एक एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा काम करता है, लेकिन जो फाउंडर है या सीईओ है वो इतना ज़्यादा काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप देखें तो फ़ायदा किसको ज़्यादा हो रहा है, सीईओ को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मैनेजर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या फिर फाउंडर को, लेकिन एम्प्लॉय काम ज़्यादा कर रहा है, फ़ायदा उसको कम हो रहा है। ये होता है कैपिटलिज्म। अच्छा, एंटी कैपिटलिज्म में क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय खड़ा और बोले कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, ये गलत हो रहा है, तो उसके बारे में जो बात करेगा उसके साथ कैसे कोप करना है, उसको कैसे जो है वो रिएक्ट करना है, जवाबी कार्रवाई कैसे करनी है, तो ये उसके बारे में है। अच्छा, फोर्थ जो पॉइंट है वो है ओवरसीइंग मूवमेंट ऑफ जॉब्स टू कंट्रीज़ विद लो कॉस्ट लेबर। कि जो बाहर के कंट्रीज़ होती हैं उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कंट्री से लोगों को बुलाती हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनसे काम करवाते हैं, लेकिन उसमें करते क्या हैं कि थोड़े पैसे दिए जाते हैं, लेबर जो है वो वीज़ा होता है और आपसे काम ज़्यादा करवाया जाता है। तो जो इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, ये उससे रिलेटेड है। वो इससे अगला पॉइंट है कि मैनेजिंग पीपल ड्यूरिंग द वॉर ऑन टेरर। कि जो लोग हैं उनको मैनेज करना जब भी वो खौफ में होंगे, चाहे वो वॉर है चाहे वो कोई और जो है वो कुदरती तौर पर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ज़लज़ला आ जाता है, तो इस तरह की जब बहुत ज़्यादा लोगों में खौफ पैदा हो जाए, डर पैदा हो जाए, टेरर आ जाए, तो किस तरह से मैनेज करना है लोगों को, ये चीज़ भी इसमें आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी की हम एग्जांपल ले लें, जैसे कोरोना वायरस है, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जिनके लिए ऑलरेडी अपने मेंबर्स को या इंडिविजुअल्स को या एम्प्लॉयज़ को हम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रेडी करके रखते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम में आपने
किस तरह से बिहेव करना है। लेकिन जैसे अब कुछ ऐसा हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस का किसी को नहीं पता था कि कोरोना वायरस आएगा या वायरस आए तो क्या करना होता है, तो इस तरह का भी जब कोई सिचुएशन आ जाए तो उसमें भी लोगों को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब इस तरह की अगर आएगी तो वो चैलेंज में आएगी, तो उसको किस तरह से लोगों को मैनेज करना है वो भी इसी के अंदर आएगा कि ये जो है ये चैलेंज है ओबी के लिए, यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए। लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, तो अगला जो है वो बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन से पॉइंट्स की समझ नहीं आई, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो भी समझा दूंगी। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस और देखनी है स्टडी से रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।